Uh, we are going to start optics, and optics has two different parts. One is ray optics or geometrical optics, and the other one is wave optics. So basically, ray optics and wave optics. So what is the difference? Hmm? Can anybody answer? Ray optics and wave optics. What is the main difference? You can unmute yourself in case you want to say something, or you can write on your chat box. बेसिकली ओके, मैं आता हूँ उसी पॉइंट पे. ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज. और लाइट के अंदर यू मस्ट हैव हर्ड दैट लाइट हैज डुअल कैरेक्टर. तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि लाइट हैज डुअल कैरेक्टर? बिकॉज है क्या, लाइट के ऊपर बहुत सारा स्टडीज हुआ, ठीक है ना, बहुत काफी टाइम तक स्टडीज हुआ. एंड इफ यू गो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, तो सबसे पहले लाइट के बारे में बोलने वाले न्यूटन ही थे. न्यूटन ने बोला भाई लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर आईज, बट दे आर इलास्टिक पार्टिकल्स. एंड जैसे आपने पढ़ा होगा कोलिजन में, क्यों भाई, कि कोलिजन जैसे मान लो किसी वॉल पे कोलिजन हो रहा है तो अगर कोई पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, तो जितने एंगल पे वो इधर से कोलाइड होगा m मास v स्पीड से, उतने ही एंगल पे वो इधर से आफ्टर कोलिजन निकल जाएगा. तो न्यूटन ने बोला कि लाइट के अंदर भी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि लाइट में हम लोग जानते हैं ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस इक्वल हैं. तो न्यूटन ने इस बात को इलास्टिक पार्टिकल्स की हेल्प से प्रूफ क्या किया, उसने एक थ्योरी दी, लोगों के पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं था तो सभी ने एक्सेप्ट कर ली. इनफैक्ट कुछ पॉइंट्स उसकी थ्योरी के सही नहीं भी थे, ठीक है, जैसे कि न्यूटन की थ्योरी में ये भी बात बोली गई थी कि लाइट के अंदर इलास्टिक पार्टिकल्स हैं, तो डेंसर मीडियम में इट विल ट्रेवल एट अ हायर स्पीड. तो उसने बोला कि वाटर के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एयर. बट उस टाइम पे तो कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे, कुछ और प्रूफ नहीं था, तो एवरीबडी एक्सेप्टेड. बट लेटर ऑन ये बात तो सबको मालूम ही है कि लाइट का जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड तो एयर या वैक्यूम में ही है, बाकी किसी और मीडियम में जाएंगे तो लाइट का स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. इट इज नॉट लाइक साउंड वेव. तो लेटर ऑन क्या हुआ, आफ्टर आई थिंक मेनी ईयर्स, 100-200 ईयर्स और आगे निकल गए, तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ कॉल्ड, ये भी हमारे सिलेबस में ही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया है कि लाइट हैज वेव कैरेक्टर, लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव कर रही है. और फिर लोगों ने ये बोला कि चलो ठीक है, लाइट के अंदर वेव कैरेक्टर है, कि लाइट इज अ वेव. और ऐसे समझ लो कि और 100 साल बीत गए, 100 ईयर्स मोर. फिर उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, जो जिसको कह सकते हैं कि इट इज अ रीसेंट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बस 100 ईयर्स पहले ही हुआ है. मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग ये पढ़ते हैं कि लाइट इज अगेन मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बट अब उन पार्टिकल्स को हम लोगों ने बोला फोटॉन्स, ठीक है ना. बट फोटॉन्स जो पार्टिकल हैं, फोटोन थ्योरी जो बनी है वो बेसिकली डुअल कैरेक्टर है. डुअल कैरेक्टर का मतलब ये है कि लाइट के अंदर वेव की प्रॉपर्टीज भी हैं, लाइट के अंदर पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज भी हैं. अब लाइट एक्चुअली क्या है तो वो किसी को नहीं मालूम है कि लाइट के अंदर एक्चुअल क्या है सिचुएशन. हाँ, बस हम लोग ये बोलते हैं कि हम जो भी फिनोमेना डिस्कशन में लाएंगे उसके अकॉर्डिंग लाइट के प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे. लाइक अगर हम लोग इंटरफेरेंस चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि लाइट इज अ वेव, ठीक है ना. अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. दोनों ही सही है, ठीक है ना. डिप्लोमेटिक है अभी जवाब, अभी एक्चुअल सिचुएशन नो वन नोज. फिलहाल इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें जो लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो मेनली है ऑप्टिकल एलिमेंट्स के थ्रू. जैसे लाइट अगर मिरर पे फॉल हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा. मिरर भी हमें 2-3 तरह के पढ़ने हैं, प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया. देन कम्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो हाउ इट डेविएट्स फ्रॉम पाथ, व्हाट इज डेविएशन, ठीक है ना. रिफ्रैक्शन में भी बहुत सारी चीजें आएंगी, ग्लास स्लैब हो गया, प्रिज्म हो गया, ठीक है, लेंसेज हो गए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया. तो मेनली
लाइट के ट्रैवल से रिलेटेड है ये पूरा का पूरा चैप्टर देखा जाए तो। और रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं इसको, और इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग देखेंगे कि मेजर काम इस पूरे सेक्शन में ज्योमेट्री बेस्ड है, ठीक है ना। ज्योमेट्री का बहुत एक्सटेंसिव यूज है, और कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा, ज्योमेट्री मैथ्स का पार्ट है और वो जरूर यूज होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम इन एनी अदर थिंग, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट मैं बोलता हूं कि फर्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट। व्हाट इज अ सोर्स ऑफ लाइट? तो इन रे ऑप्टिक्स वी विल डील विथ टू काइंड्स ऑफ सोर्सेस, ठीक है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेल्फ luminous, and the second one known as non-luminous. So what are examples for self-luminous object, self-luminous source of light, and non-luminous source of light? Any example? Sun, self-luminous. Sun is self-luminous, correct? Yes. And for non-luminous, ऐसे बोल दें कि other than self-luminous, all are non-luminous. Yes. Like we are non-luminous source of light. We can see each other when we are in front of each other. We can see each other, but we are not source of light, actual source of light. तो actual source of light का मतलब हुआ actual light is emitting from that object. तो it can be, yes, it can be, it is sun, ठीक है ना, but not moon. Okay, sun हो गया, like any candle, ठीक है ना, torch, मतलब ये एनीथिंग विच एक्चुअली एमिट्स लाइट, ठीक है ना। एंड नॉन ल्यूमिनस, तो ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी सीन व्हेन अ सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज नियर। लाइक अगर बिल्कुल डार्क होगा, बिल्कुल डार्क हो जाए, बिल्कुल भी लाइट नहीं हो, तो वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन ल्यूमिनस, बट इन प्रेजेंस ऑफ सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो इस चैप्टर में हम लोग दोनों को ही डील करेंगे, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा हमारे लिए। हम लोग ये बोल के चलेंगे कि लाइट रेज इसमें से भी एमिट हो रही है और लाइट रेज इसमें से भी एमिट हो रही है, बट नॉन लुमिनस से जो लाइट एमिट होगा, द लाइट एमिटिंग फ्रॉम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम सेल्फ लुमिनस, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे सामने स्क्रीन है भाई, मोबाइल है या डेस्क है या कॉपी है, यू कैन सी दैट कॉपी बिकॉज अ लाइट सोर्स इज प्रेजेंट इन द रूम। तो लाइट सोर्स, वो जो लाइट सोर्स है, वहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है आपके कॉपी पेपर पे, एंड वहां से रिफ्लेक्शन के बाद आपको दिखाई दे रहा है वो। तो एक्चुअली रेज आर कमिंग फ्रॉम कॉपी ऑल्सो एंड रेज आर कमिंग फ्रॉम ट्यूबलाइट ऑल्सो। सो दोनों ही कैटेगरी सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है ना, नथिंग एल्स। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, कुछ छोटे छोटे इंट्रोडक्शन पॉइंट हैं। व्हाट इज कॉल्ड a ray of light? What is called a ray of light? So it is simply, it is straight line path, it is a straight line path traversed by light in होमोजीनियस मीडियम। मतलब मीन से ये कि मीडियम जब तक चेंज नहीं होगा, टिल मीडियम चेंजेस, द लाइट विल ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, एंड दैट स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। देन इफ वी हैव many rays of light, then it becomes beam of light, and beam of light पे हमें थोड़ा फोकस करना है। what is a beam of light? तो beam of light can be of three types. Beam of light can be of three types. बताओगे कौन कौन सा? Beam of light means bunch of rays is called beam of light. Yes. Parallel beam of light. Yes. Parallel beam of light. Then the second figure,
सेकंड फिगर क्या बोलेंगे इसको? Sir, scattered. Divergent. Divergent. Divergent is the word. The first one is parallel beam of light. Second one is divergent or diverging beam of light. And the third one is converging beam of light. तो ये डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग ये वर्ड्स बहुत बार यूज होंगे इस चैप्टर में. तो डाइवर्जिंग का मतलब और उसका डायग्राम दिमाग में बिठा लेना है. डाइवर्जिंग का मीनिंग तो सामने दिख रहा है, ठीक है ना, बट दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि जैसे ही बोलूंगा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट तो दिमाग में फिगर बन जाना चाहिए कि व्हाट इज डाइवर्जिंग. Diverging means it is definitely originating from some point source, and converging means it is converging at a point source. Diverging में हम लोग बोलते हैं कि diverging light जब आगे बढ़ती है. So what about intensity? Intensity varies. Yes. Intensity increases. बोलिए भाई, correct? When a diverging beam of light propagates, intensity decreases. तो ये जो इंटेंसिटी डिक्रीज है ये भी हम लोग पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, कैसे चेंज होता है, हाउ इट चेंजेस विद डिस्टेंस. इफ इट इज अ पॉइंट सोर्स देन इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये आई प्रोपोर्शनल टू 1/r². एज आर इंक्रीजेस इंटेंसिटी डिक्रीजेस. सो बीम ऑफ लाइट, पैरेलल, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग. अभी जितनी बातें लिखी है इसमें कोई डाउट बोलिए. No, sir. ठीक. रिफ्लेक्शन में आने से पहले एक पॉइंट और हमें स्टडी करना है, छोटा सा पॉइंट है, एंड दैट इज शैडो फॉर्मेशन. वी ऑल वेरी वेल नो व्हाट इज अ शैडो. So how a shadow formation takes place? Suppose we have an opaque sphere, and there is a wall behind it, vertical wall, and suppose a parallel beam of light. Suppose a parallel beam of light is incident from the left side. So will there be a shadow on vertical wall? Will there be a shadow on vertical wall? It is an opaque sphere, any spherical object. Suppose there is a ball. Yes, sir. So what will be the shape of the shadow? Shape of shadow. So cycle. Yes. Circular. Circular, correct. The shape of shadow would be circular. And ये भी बोल सकते हैं ना, the radius of circle will be same as radius of sphere. Okay, suppose another example. Suppose we have a cone. Suppose we have a cone and again a vertical wall behind it, and similarly a parallel beam is incident on this cone. So what would be the shape of shadow? Triangle. Suppose this Triangular. suppose this cone has a base radius of capital R. Base radius is capital R,
and height of cone is h. So what would be the shape of shadow? Triangular, sir. Triangular. So what are the dimensions of that triangle? Base 2R and Yes. height Correct. Base will be 2r and height would be h. तो मेरा पॉइंट ये है सबसे पहले कि ये जो आप जवाब दे रहे हो ये कैसे दे रहे हो. दिस इज व्हाट शैडो फॉर्मेशन. शैडो फॉर्मेशन के लिए करना क्या होता है? फॉर शैडो फॉर्मेशन वी लुक फॉर बाउंड्री रेज. दीज आर बाउंड्री रेज. बाउंड्री रेज बोल सकते हैं और ग्रेजिंग. तो rays which are grazing the object, rays which are grazing the object will tell you the size of the shadow. In case of a sphere, it is circular. In case of a cone, it is a triangular. But ये जो दो rays हैं ये हमारे लिए important है, boundary rays. तो कभी भी हमको अगर shadow formation करना है, shadow formation में कोई छोटा मोटा क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि what is the height of the shadow, what is the length of the shadow, a man is standing near a lamp post. तो करना क्या होगा, हमें ये वाली जो रेज है ये ड्रॉ करनी होंगी बस. बाउंड्री रेज. बाउंड्री रेज कैसे ड्रॉ होंगी? बाउंड्री रेज ऑब्जेक्ट के एकदम एक्सट्रीम पॉइंट से. तो एक एक्सट्रीम पॉइंट ये हो गया, एक एक्सट्रीम पॉइंट इधर वाला कॉर्नर हो गया, एक एक्सट्रीम पॉइंट इधर वाला कॉर्नर हो गया. उसी से हमको पता चल जाएगा व्हाट इज द ब्लॉक्ड रीजन. ठीक है ना? रीजन वेयर लाइट रेज do not reach. ठीक है ना? कॉन्सेप्ट तो कुछ खास नहीं है इसमें, नथिंग अनयूजुअल, बहुत सीधा सीधा कॉमन सेंस टाइप का ही है. एक छोटा सा प्रॉब्लम देता हूं इस पे, वो करो तो क्लियर हो जाएगा. सपोज देयर इज अ lamp post of height 3h. And a boy of height h is standing at a distance 2h from the lamp post. तो मैंने इसमें फाइंड करना है. Find length of shadow formed on ground. There is no other light source, only lamp post and a boy standing at some distance. So what is the length of shadow formed on ground? Ground पे shadow बनेगा ना, क्यों भाई? What is the process? The process बहुत सीधा सीधा सा है. हमको क्या करना है? हमको बाउंड्री रेज ड्रॉ करनी है. अब ऐसे देखो कि यहाँ से जो भी लाइट एमिट हो रही है, हमें वो लाइट पता करनी है जो ब्लॉक हो गई, जो पहुंच नहीं पाई, वहां पे ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाई. तो क्या करो, यहाँ पे तो हमें केवल एक ही लाइन ड्रॉ करनी होगी, ये वाली. देखो ध्यान से, तो ये लाइन ड्रॉ करना होगा.
देखो ध्यान से, क्योंकि इसके आगे क्या लाइट पहुंच रहा होगा, इसके आगे लाइट होगा सभी जगह, इधर भी लाइट होगा, केवल ये रीजन एक ऐसा है जिसपे लाइट नहीं पहुंचा, और जहां लाइट नहीं पहुंचा वही वही दैट इज द शैडो रीजन। बोलिए, इसका शैडो कुछ तो क्यों लाइट नहीं पहुंचा? भाई ब्लॉक हो गया ना उस बॉय की वजह से। बोलिए भाई, हाँ उस बॉय ने ब्लॉक कर लिया ना उतना पार्ट, तो हम ये लिख रहे हैं कहां से पहुंचना शुरू कर रही है लाइट, फ्रॉम विच पॉइंट लाइट इज रीचिंग, तो लाइट इज रीचिंग बियॉन्ड दिस पॉइंट, बियॉन्ड दिस पॉइंट सब जगह लाइट पहुंच रही है ना, और इधर नहीं पहुंच पा रही है, ब्लॉक हो गई, इधर भी पहुंच रही है, तो ग्राउंड पे कितना रीजन है जिसपे लाइट नहीं है, वही शैडो है। बोलिए, फिगर क्लियर है या नहीं बताइए। Yes, sir. क्लियर है सर। तो अब इसका लेंथ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज कि ये लेंथ कितना है x, अब ये x हमको फाइंड करना है। अब देखो करना क्या है, मैंने कहा ना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है तो ज्योमेट्री तो लगेगी हर जगह। तो जैसे एक ये ट्रायंगल आप ध्यान से देखो, और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, दो ट्रायंगल हैं, एंड these two triangles are similar triangles. Similar triangles means जिनके एंगल सेम होते हैं। तो दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड वन एंगल इज कॉमन, दैट मीन्स कि जो थर्ड वाला एंगल है वो भी सेम ही होगा। फॉर सिमिलर ट्रायंगल हमारे पास एक प्रॉपर्टी है दैट हाइट अपॉन हाइट इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, हाइट अपॉन हाइट इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, रेशियो सेम होगा। तो अगर हम वैसे ही करें, फ्रॉम ट्रायंगुलर सिमिलैरिटी, तो इट इज 3h अपॉन h इज इक्वल टू, क्या लिखना चाहिए, 3h अपॉन h इज इक्वल टू 2h 2h upon h. नहीं, टोटल बेस इज 2h प्लस x, Yes, 2h plus x by x. 2h प्लस x बाई x, तो देखो आपको यहाँ से x मिल जाएगा, ये h तो कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x इज इक्वल टू 2h प्लस x, तो 2x इज 2h, तो x is also h. So what is the length of shadow? Also h. बोलिए भाई, क्लियर हुआ या नहीं। Yes, sir. यस सर। तो शैडो फॉर्मेशन, ऑल्दो अभी तक तो मैंने देखा नहीं कहीं क्वेश्चन नीट में कोई आया हो शैडो फॉर्मेशन पे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट है तो पूछ तो सकता ही है, ठीक है ना। देयर इज नथिंग लाइक ये सिलेबस, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये लाइट के प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो पूरे के पूरे ऑप्टिक्स में, इन कंप्लीट ज्योमेट्रिकल रे ऑप्टिक्स, हम लोग डील करने वाले हैं ऑब्जेक्ट, इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, पॉजिटिव, नेगेटिव। भाई थोड़ा बहुत आइडिया है ना आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन से हम डील करने वाले हैं। तो आपको मेजर पॉइंट ये भी दिमाग में होगा कि वो साइन कन्वेंशन बार बार परेशान करता है कि कभी पॉजिटिव है, कभी यू पॉजिटिव है, कभी यू नेगेटिव है, वी नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, ठीक है। तो पूरे के पूरे चैप्टर का जो साइन कन्वेंशन है वो बहुत छोटे सा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। और ऑब्जेक्ट भी दो टाइप का है, रियल, वर्चुअल, इमेज भी दो टाइप का है, रियल एंड वर्चुअल। तो हमारा आज का डिस्कशन मेनली उस पे होने वाला है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कब ऑब्जेक्ट रियल है, कब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। क्योंकि अगर आपने ठीक से आइडेंटिफाई कर लिया कि वर्चुअल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो साइन कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम नहीं होगी तो चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूले ही रह जाएंगे। फॉर्मूला पता है तो साइन कन्वेंशन सही से अप्लाई किया, आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मेन है कि इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे क्लियरली। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा यही है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। और मैं बहुत शॉर्ट में बहुत छोटा सा पॉइंट बस बोलूंगा, उतनी ही बात बस आपको दिमाग में रखनी है।
ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं। व्हाट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एलिमेंट। अब इस चैप्टर में जैसे कई सारे ऑप्टिकल एलिमेंट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल, अ प्लेन मिरर इज एन ऑप्टिकल एलिमेंट। अ कॉनकेव मिरर is also an optical element. Convex mirror is also an optical element. And suppose prism भी एक ऑप्टिकल एलिमेंट है। प्रिज्म हो गया, ठीक है। लेंसेज हो गए, लेंसेज भी हम लोग देखेंगे कि दो टाइप के लेंसेज होंगे। मतलब बहुत कुछ है इस चैप्टर में। एक ग्लास स्लैब, सिंपल ग्लास स्लैब। तो इन सभी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? दे ऑल आर commonly known as optical element. हाँ सर वो मिरर का आपने दोनों सेम बना दिया है। हाँ, मैंने सेम बना दिया। करेक्ट। एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। बोलिए, तो व्हाट इज एन ऑप्टिकल एलिमेंट? तो एनीथिंग विच विल बी यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सिंपली भाई, जैसे मिरर का केस होगा इट इज फॉर रिफ्लेक्शन, और इनका केस होगा तो इट इज फॉर रिफ्रैक्शन। दो ही मेन कॉन्सेप्ट है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो अब सबसे पहले ये बताओ कि जैसे ये मिरर हो गए या फिर ये जो लेंसेज हो गए, क्या ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि लाइट आ रही है या जा रही है? बोलिए, बहुत सिंपल सी बात है। कोई रे डायग्राम अगर आपके सामने बना हुआ है तो कैन यू आइडेंटिफाई कि लाइट रे इज इंसिडेंट और लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड? दो ही केस हैं। तो ऑब्जेक्ट है या इमेज है, तो वो डिसाइड कौन करेगा? द पॉइंट विल बी नोन एज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के नीचे हम लोग लिखेंगे इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट rays will decide object, and the second is image. तो image के लिए हम लोग बोलेंगे that refracted or reflected, because there are two types of cases, so either refraction or reflection. तो depending on reflection है या refraction है, whatever, तो rays are reflected or rays are incident, डिसाइड कर लेंगे। नोट कर लो, अभी एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देन इंसिडेंट रेज में भी मैं बोलूंगा दो कैटेगरी है। बीम ऑफ लाइट कितने टाइप का हो सकता है? बीम ऑफ लाइट हम लोगों ने पढ़ा ना, कितने टाइप का हो सकता है? तीन टाइप का हो सकता है, पैरेलल, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। तो उसमें से पैरेलल वाला केस हटा दो, बिकॉज पैरेलल वाले केस में ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशन इज नॉट डिफाइंड। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन केस ऑफ पैरेलल बीम इज इन्फिनिटी, तो वो हमारे डिस्कशन में नहीं आएगी। पैरेलल हटा दो। अदर देन पैरेलल हमारे पास दो टाइप का बना, या तो डाइवर्जिंग है या फिर कन्वर्जिंग है। तो इफ इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, ये मैंने कौन सा बनाया है? Diverging. If incident rays are diverging, then they will define position of real image. Sorry, position of object है ना ये तो, position of real object. And if incident rays are converging, ये फिगर, ये पूरा पॉइंट एक बार ठीक से नोट कर लो पहले। इफ इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग, देन दे विल डिफाइन पोजीशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगेन, if they are reflected and refracted ones, so if refracted ray
is diverging, if reflected ray is diverging, then उनको हमें back trace करना पड़ेगा and they will define position of virtual image, and the last case is real image. अब तुम ऐसे समझो कि पूरे पूरे चैप्टर में बस यही 4 चीजें हैं जिनसे हमें डील करना है. अभी इन सब के एग्जांपल्स पे भी आ रहे हैं और अभी इसी को डिस्कस करेंगे. आज का टर्न तो इसी पे शायद निकल जाए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये क्लियर हो गया तो फिर पूरे चैप्टर में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा. तो कोई भी डाउट होगा अगर छोटा सा भी, तो देन यू कैन आस्क. मैंने सबसे पहले ये बोला कि बीम्स 3 टाइप के थे. 3 टाइप में से पैरेलल टाइप हटा दो, बिकॉज पैरेलल के केस में रियल वर्चुअल इमेज टाइप इज नॉट डिफाइंड, इमेज और ऑब्जेक्ट व्हाटएवर, बिकॉज द पोजीशन इज इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी में जाने में कोई भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, नथिंग, नो चेंज. हाँ, पैरेलल बीम हटाने के बाद हमारे पास 2 टाइप के बीम बचते हैं, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट. तो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट. अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वो जो लाइट रे है वो इंसिडेंट है या फिर रिफ्लेक्टेड है. तो ये कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? तो देखो बहुत सीधा सा है. इफ लाइट रेज आर कमिंग टुवर्ड्स ऑप्टिकल एलिमेंट की तरफ जा रही हैं लाइट रेज, देन दे आर इंसिडेंट, एंड इफ दे आर गोइंग अवे देन दे आर रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड. मतलब पास आ रही हैं तो इंसिडेंट है, दूर जा रही हैं तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड है. बहुत आसान है ना. फिर अब अगर पास आ रही है, इंसिडेंट है, तो हमें ये बस चेक करना है कि ये वाला केस है या ये वाला केस है. बोलिए. सिमिलरली वर्चुअल इमेज में भी और रियल इमेज में भी. यस सर. एग्जाम्पल बताओ कोई रियल ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल. कोई रियल ऑब्जेक्ट. अच्छा, मैं डायग्राम बनाता हूं, तुम फिर बताना. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया, और लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. लाइट रेज मैंने एक ये बनाई है, एक ये बनाई है. और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट इधर जा रही है, और ये लाइट इधर जा रही है. देखो ध्यान से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू आइडेंटिफाई which rays are incident rays? Yes sir. Which one? सर जो ए से मिरर पे पड़ रही है वो इंसिडेंट है. बहुत आसान है ना. पास आ रही हैं, पास आ रही हैं तो इंसिडेंट है, और दूर जा रही हैं तो रिफ्लेक्टेड है. अब ये रिफ्लेक्टेड वाला केस नहीं, ये रिफ्लेक्शन का केस है. सर ए वाली भी तो दूर जा रही है. B1 सर. हाँ, वो ए वाली भी तो दूर ही जा रही है ना उसके आगे. नहीं, तुम ए और बी छोड़ो. ऐसे सोचो कि यू आर मिरर. मिरर पे पहुंच जाओ ना. पहले तो मिरर की रिस्पेक्ट में आंसर करे ना. तो मिरर की जगह अगर आप खड़े हो तो कौन सी रेज पास आ रही हैं? ए वाली आ रही ना. और दूर कौन सी जा रही हैं? बी. तो इसका मतलब है कि एक बात तो कंफर्म हो गई कि ए जो है वो ऑब्जेक्ट है और बी जो है वो इमेज है. इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर. ठीक है. अब मैं कह रहा हूं कि जब हमने पता चल गया कि ऑब्जेक्ट है, तो कंपेयर करो, ये वाला केस है, ये वाला केस है. जो इंसिडेंट रेज हैं ये दोनों, ये कैसी हैं? डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है? डाइवर्जिंग है. तो डाइवर्जिंग के केस में कैसा ऑब्जेक्ट होगा? डाइवर्जिंग के केस में रियल ऑब्जेक्ट हो गया. देन अब इसको छोड़ दो, अब इधर मत देखो, अब सिर्फ इनको देखो. ये दोनों रेस कैसी हैं? डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है? कन्वर्जिंग.
देखो बेटा, Converging. सोच समझ के, डाइवर्जिंग, Diverging. ये दोनों रेस Diverging. डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है? Converging. No, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग है ना, डाइवर्जिंग है ना। तो डाइवर्जिंग अगर है तो हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ से डाइवर्ज है, वो तो पता चली गया। तो डाइवर्जिंग रेस कैसी होती है, क्या बनाएंगी, ये है ना डाइवर्जिंग। virtual image. तो ये कौन सा इमेज हुआ, वर्चुअल इमेज। ठीक है, बोलिए। Yes, sir. सर हाँ, सर वर्चुअल और रियल ऑब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस मीनिंग क्या है सर? अभी आ रहे हैं, अभी तो बस जस्ट स्टार्ट हुए हैं अभी। देखो, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि कोई भी प्रॉब्लम जब स्टार्ट होगा, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो वो डेफिनेटली रियल ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा। ठीक है ना। एक्चुअली हमारे सामने जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ऐसे समझ लो, ये सारे के सारे रियल ऑब्जेक्ट ही हैं। ठीक है, लेकिन होगा क्या, भाई पहले तो नहीं आते थे क्वेश्चन नीट में, बट मुझे लगता है इस साल भी आया था क्वेश्चन कि एक लेंस ने इमेज फॉर्म किया और फिर एक और मिरर रखा हुआ है। तो वर्चुअल इमेज क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा कि क्वेश्चन के बीच में कहीं फॉर्म होगा, क्वेश्चन के बीच में कोई एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एक्चुअली जो हमारी आईज हैं वो दे कैन ओनली सी रियल ऑब्जेक्ट्स। भाई हमारा आई भी तो एक तरह का लेंस ही है ना, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारे लिए सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे सामने हैं, वहां से आने वाली रेज डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग है मींस दे ऑल आर रियल ऑब्जेक्ट। तो व्हेन वी स्टार्ट एनी प्रॉब्लम, तो इट विल डेफिनेटली स्टार्ट विद रियल ऑब्जेक्ट, बट इन बिटवीन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं उसके। ठीक है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मैं तुमको Okay, ये नहीं sir. बोल सकता कि दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली वी कैन नॉट सी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। देखो, जैसे मैं इसमें एक एक दो पॉइंट और नोट कर लो, फिर और एग्जांपल लेते हैं। पॉइंट नंबर वन में सबसे पहले तो कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑलवेज डिफाइंड with respect to optical element. ठीक है ना। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल एलिमेंट। अब मतलब इस बात का क्या मतलब हुआ, दे आर ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल एलिमेंट। मतलब जैसे हम कहें कि भाई ये बेटा है, तो ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे बेटा है, बताना पड़ेगा ना भाई किसका बेटा है। तो वैसे ही ये ऑब्जेक्ट एंड इमेज भी हैं। ऑब्जेक्ट किस लेंस का है, कौन से मिरर का है, इमेज कौन से लेंस का है, कौन से मिरर का है। ऐसे नहीं बोलेंगे क्वेश्चन में कि ये ऑब्जेक्ट है। हो सकता है उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, तो उस केस में ऑब्जेक्ट किसी का होगा, इमेज किसी का होगा। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट दे आर ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल एलिमेंट। तो जब भी हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट, तो हमें ये भी बताना जरूरी होगा कि किस एलिमेंट का, मिरर का, लेंस का। एंड सेकेंड पॉइंट इज a point can be image for one optical element and object for another optical element. A point can be image for one optical element and object for another optical element. ये दोनों पॉइंट अभी हम समझेंगे एग्जांपल्स में। एग्जांपल में देखो दे रहा हूं। एग्जांपल में देता हूं, देखिए।
ये देखिए एक रे डायग्राम आपके सामने है। There are different points marked, point A, point B, point C. There is a lens, convex lens, and there is a mirror. तो हमें इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, comma image, and its type for lens and for mirror. मतलब फिलहाल हमारा सिर्फ इतना काम है, हमें बस ये बताना है कि कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है, रियल है, वर्चुअल है, कौन से टाइप का इमेज है, कौन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कैसे बताना है? तो जो ऊपर लिखा हुआ है बस उसके बेसिस पे बोलना है, बता रहे हैं। बताइए, कोई बता सकता है? फॉर लेंस, लेंस से शुरू करते हैं। फॉर लेंस, ऑब्जेक्ट, ए इज ऑब्जेक्ट, कौन से टाइप का है? रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, सी इज वर्चुअल इमेज फॉर लेंस। नहीं, ये गलत बोल रहे हो। सी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। देखो मैं फिर से बोलूंगा कि जो मैंने लिखा हुआ है आप इस पे फोकस करो बस, क्योंकि ज्यादा नहीं कुछ ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है ना कि इंसिडेंट रेज कौन सी हैं और रिफ्रैक्टेड रेज कौन सी हैं। इंसिडेंट कौन सी है, रिफ्रैक्टेड कौन सी है। तो मुझे ये बताओ कि अगर हम सिर्फ लेंस पे फोकस करते हैं, सिर्फ लेंस को देखो, लेंस के बाहर क्या है उसको मत देखो। ये जो बाउंड्री मैंने ड्रॉ की है सिर्फ इसके अंदर देखना है तुमको, इसके बाहर नहीं देखना है। तो इसके अंदर देखने पे ये बताओ कि कौन सी रेज इंसिडेंट है। क्या ये वाली इंसिडेंट है? बोलिए। यस। ठीक है, तो ए हो गया ऑब्जेक्ट। अब इंसिडेंट रेज कैसी है? डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग? एक तो तुम लोग बार बार कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में ही कंफ्यूज हो। डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है। देखो दूर जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। यस, ये डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग है और इंसिडेंट है, इसका मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया। यस। ठीक, अब मुझे बताओ कि लेंस के लिए, लेंस से क्रॉस होने के बाद कौन सी रेज हैं? क्रॉस होने के बाद क्या ये वाली है ना? ये है ना? बोलिए। यस। तो ये बनेंगी इसकी रिफ्रैक्टेड रेज फॉर लेंस। सी से तो कोई मतलब ही नहीं है, लेंस को सी से कोई मतलब नहीं है। लेंस के लिए ये रेज कहां जा रही हैं? बी पे जा रही है ना, तो लेंस के लिए इमेज जो है वो बी बनेगा। अब बस बात इतना है कि कौन सा टाइप का होगा। रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज बनेगा। बताइए भाई, रियल इमेज वाले क्यों रियल इमेज बोला? कन्वर्जिंग, तो कन्वर्जिंग अगर रेज हैं तो कन्वर्जिंग रियल इमेज बनेंगी। देख लो ऊपर, कन्वर्जिंग है ना? बोलिए। हाँ। बताइए भाई, जो लोग वर्चुअल बोल रहे थे। नो सर। क्या नो सर? अब समझा सर। समझ गए ना? अब आ जाओ, लेंस का काम। सर हाँ बोलो। सर बिहाइंड द मिरर तो सर रियल कैसा है? अरे बेटा, अब तुमने देखो पहले से कुछ जो है तुमने कूड़ा करकट भर रखा है दिमाग में, तो सब निकाल दो। अभी मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। बिहाइंड द मिरर ऐसा नहीं होता भाई। पहले हम ये देखते हैं कि किसके लिए बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लेंस के लिए। ओके, लेंस के लिए बात कर रहे हैं, तो लेंस के लिए बी जो है रियल इमेज ही है। लेंस ने तो रियल ही बनाया ना। लेंस को थोड़े ना मालूम है कि वहां मिरर बैठा हुआ है, मालूम है उसको? जी है ना? मतलब लेंस के लिए देख रहे हैं अपन सर। हाँ, बस अभी लेंस पे फोकस कर रहे हैं बस। अब आ जाओ नेक्स्ट, मिरर के ऊपर। मिरर के ऊपर फोकस करो, सिर्फ मिरर पे, फिर देखो, फिर लेंस भूल जाओ। मिरर के ऊपर इंसिडेंट रेस कौन सी हैं? ये टफ होने वाला है, बताओ। मिरर के लिए विच पॉइंट इज ऑब्जेक्ट?
डाइवर्जिंग कन्वर्जन इंसिडेंट रेस कौन सी है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए। Converging Converging image. rays. ये वाली रेस इंसिडेंट है। हाँ मिरर के लिए जो रिफ्रैक्टेड रेस थी, मिरर सॉरी लेंस के लिए जो रिफ्रैक्टेड रेस थी, मिरर के लिए वो इंसिडेंट रेस है नहीं? Yes. तो अब ये वाली रेस कहाँ बना रही है? बी पे। तो इसका मतलब है कि बी इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। ध्यान से बताना कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। वेरी गुड। अभी समझ में आया कि व्हाट इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट? यस सर। ठीक है। और मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रेस कौन सी है? रिफ्लेक्टेड आफ्टर रिफ्लेक्शन C. सी। और कैसी रेस है ये? Converging. कन्वर्जिंग है। तो कन्वर्जिंग है और सी पे जा रही है, तो कन्वर्जिंग रेस क्या बनाती हैं? रियल इमेज रियल इमेज। रियल इमेज रियल इमेज। ठीक है। वैसे भी बहुत बड़ा काम है बताना सही सही, बट है बहुत आसान अगर आप इतनी सी बात दिमाग में रखते हो तो। बोलिए। यस सर। यस सर क्लियर है? यस एक और क्वेश्चन दूंगा बट उसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। बोलो। यस सर क्योंकि ये है बहुत सीधा सा काम, ऐसा नहीं कि बहुत टफ कोई क्वेश्चन है बहुत लॉजिकल चीजें हैं, केवल कॉन्सेप्ट है। वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम L1 then L2 then M. Again question is same. Identify object, image and its type for L1, for L2 and for mirror. सर L1 के लिए ए रियल ऑब्जेक्ट और बी वर्चुअल इमेज है। Yes, very good. सर L2 के लिए बी रियल ऑब्जेक्ट है और सी रियल इमेज है। Yes, perfectly all right. सर बी सर मिरर वर्चुअल के लिए ऑब्जेक्ट होगा ना L2 के लिए? लेंस 2 के लिए बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा ना? नहीं होगा, यही 10 समझना है तुमको। नहीं होगा क्योंकि लेंस 2 पे जो रेज आ रही हैं वो कैसी हैं? कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग तो डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग रेज अगर आ रही है, इंसिडेंट है, तो फिर रियल ऑब्जेक्ट होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऊपर देखो फिगर, ये था वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिरर के लिए। जो इंसिडेंट रेस थी वो कन्वर्जिंग थी। सर हाँ, मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। कौन सा तो पॉइंट? मिरर के लिए मिरर अरे कौन सा पॉइंट भी तो बताओ। तो मिरर के लिए सी रियल ऑब्जेक्ट और डी वर्चुअल इमेज। हाँ, सी रियल ऑब्जेक्ट एंड डी वर्चुअल इमेज, करेक्ट। L1 के लिए ए रियल ऑब्जेक्ट एंड बी वर्चुअल इमेज। L2 के लिए बी रियल ऑब्जेक्ट एंड सी रियल इमेज। और मिरर के लिए सी रियल ऑब्जेक्ट एंड डी वर्चुअल इमेज।
कुछ लोगों ने कर लिया क्वेश्चन सही सही। अब बाकी लोग बताएं जिनको डाउट है, किसमें डाउट है तो मैं एक्सप्लेन करूं। सर L2 के लिए। L2 के लिए फिर से मैं कहूंगा कि जब L2 पे आए तो सिर्फ L2 को देखो, बस बाकी सब भूल जाओ। आसपास क्या है अगल बगल उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ L2 के अंदर देखना है तुम्हें। L2 पे इंसिडेंट रेज ये वाली है तो भाई, तो इंसिडेंट रेज क्या बनाती हैं? ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब बी ऑब्जेक्ट हो गया। और इंसिडेंट रेज कैसी हैं? डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे रियल ऑब्जेक्ट, तो बी पॉइंट इज रियल ऑब्जेक्ट। अब इससे मतलब नहीं है कि वो रेज जो है वो कॉन्केव से आ रही है या कहां से आ रही है। लेंस को तो सिर्फ इतना पता ना कि जो उसके पास आ रही है रेज वो कैसी हैं, वो तो डाइवर्जिंग ही है ना। तो लेंस के लिए तो बी पॉइंट रियल ऑब्जेक्ट ही बनेगा। बात समझ में आई? और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रेज हैं देखो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज हैं वो इमेज बनाएंगी, इसका मतलब सी पॉइंट इमेज है। और जो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज हैं वो कैसी हैं? कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? तो वो कन्वर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन रियल इमेज हो गया। वैसे कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं, 4 ही केस है बस। जैसे ही कंफ्यूज हो पलट के देख लो भाई, और क्या, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। बट ये एक ऐसा काम है, अगर आपने ये काम सही से कर लिया तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हालांकि इतने सारे मिरर और लेंस वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट 2 वाले तो हैं, क्यों भाई? ठीक है ना? सर एक बार वो दिखा दीजिए जरा, ये जो वर्चुअल इमेज का डायग्राम आपका। थैंक यू सर। अच्छा, अभी मैंने ये 2 पॉइंट जो लिखे थे, अभी ये 2 पॉइंट भी क्लियर है? यस। जैसे ही देखो बी पॉइंट जो है लेंस के लिए इमेज है, लेकिन यही बी पॉइंट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कभी देखो क्वेश्चन में स्टार्ट कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट से नहीं होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बीच में ही कहीं बनेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट बीच में ही कहीं फॉर्मेशन आएगा, स्टार्टिंग से नहीं होगा कभी भी। ठीक है, बोलिए। जैसे एक क्वेश्चन जैसे कहीं 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 मिल जाएगा, कभी देखोगे कहीं तो, कैन अ प्लेन मिरर फॉर्म अ रियल इमेज। भाई नॉर्मली तो हम लोग यही देखते हैं ना कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल होगा, क्यों भाई? बट प्लेन मिरर से जो इमेज है रियल पॉसिबल है क्या? बोलिए। नो सर। हम्म नो सर। अरे ये जो एग्जांपल है यही तो लिखा है, व्हाई नो? हाँ, बट Possible है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल होना चाहिए। हाँ, तो हम पूरी बात बोल देंगे कि इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो उसका इमेज कैसा होगा? ऑलवेज वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। तो इसका आंसर यस हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग फिर सीधे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आते हैं एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो मालूम ही है सबको, कुछ ऐसा नया नहीं है, बट स्टिल नोट कर लेते हैं एक बार फिर से। एक मैंने मिरर ड्रॉ किया है, देन अब इसमें से इंसिडेंट रे कौन सी है और रिफ्लेक्टेड कौन सी है, आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना? लेफ्ट वाली इंसिडेंट रे है, हाँ, ये हो right गया वाली। नॉर्मल। नॉर्मल, ये पॉइंट पी हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इधर वाली रे हो गई इंसिडेंट रे, और इधर वाली रे हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो इन्हीं को हम लोग आई और आर से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट लॉ इज दैट इंसिडेंट रे, reflected ray and normal all lie in a same plane, and the second point is angle of incidence is equal to angle of reflection. I is angle of incidence. अब देखो इसमें एक जो कॉमन मिस्टेक कई बार हो जाती है जल्दी जल्दी में, वो ये है कि जब भी क्वेश्चन में हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन होगा ना, नॉट ओनली इन रिफ्लेक्शन लेकिन पूरे कंप्लीट ऑप्टिक्स में, ठीक है ना, तो उस वो एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ होगा। इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड लाइट रे, मिरर से नहीं होगा एंगल। ऑल्दो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल ही होंगे, अलग अलग थोड़ी ना होंगे। बट जब बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, तो हमें ये वाला 30 लेना है, फिर उस केस में ये वाला 60 होगा, तो वहां गड़बड़ नहीं कर देना, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन पॉइंट नंबर ए में अब ये बताओ कि ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, मैंने डायग्राम में प्लेन मिरर बनाया हुआ है, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर प्लेन सरफेसेस ओनली और इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस? Laws of reflection are applicable only for plane surface or it is applicable for all types of reflecting surfaces? All type of reflecting surfaces. Yes, it is applicable for all types of reflecting surfaces. But होगा क्या कि जब हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कोई डिफरेंट शेप का लेते हैं तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल विल बी डिफरेंट ना, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल जो है वो अलग अलग आएगा। बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर स्टिल एप्लीकेबल, यानी ये वाला एंगल आई है तो ये भी आई होगा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है ना। द लॉज आर एप्लीकेबल फॉर ऑल types of reflecting surfaces. नोट कर रहे हो ना आप लोग कि भाई? Yes, sir. Then second point,
एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। सपोज फिर से हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो देखो आई एंगल पे अगर इंसिडेंट हुई तो आई एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो गई। सो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? हाउ टू फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन? देखो भाई, डेविएशन का बहुत सीधा सा मतलब ये है, डेविएशन मीन्स द एंगल डेविएटेड बाय अ रे इन इट्स पाथ। या सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि लाइट रे का डायरेक्शन कौन सा था, तो ये वाला डायरेक्शन उसका इंसिडेंट डायरेक्शन था, एंड नाउ इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? जो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन है, उस ओरिजिनल डायरेक्शन को आपको आगे एक्सटेंड करना होगा। बोलिए, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, ओरिजिनल इंसिडेंट डायरेक्शन, एंड देन ओरिजिनल इंसिडेंट डायरेक्शन से वो कौन से डायरेक्शन में जाने लगी, तो ये एंगल कितना है, ये कितना टर्न हो गई एक तरह से, तो दिस टर्न एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो in this diagram, can you find delta? What is its value in terms of I? 2i. 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 2i नहीं है भाई, ये पूरा एंगल 180 है ना, और ये 2i है, 180 डिग्री माइनस 2i। तो ये 180 डिग्री माइनस 2i है। 2i क्यों बोल रहे थे भाई? (180 डिग्री माइनस 2i। क्लियर है? हाउ टू फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन? Yes, sir. हेलो सर। बेटा आपके माइक में बहुत डिस्टरबेंस है, आवाज से ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। हेलो सर। हाँ सर ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है सर, वो हमेशा 180 से माइनस होगा ना? हाँ, क्या माइनस होगा ये भी तो देखो, बस इतना नहीं याद रखना है ना कि 180 से माइनस होगा। ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमको गिवन है, देन इन दैट केस इसको हम लोग लिखेंगे तो 180 में से 2i माइनस कर देंगे। i इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, 180 माइनस 2i में व्हाट इज i, ये ध्यान रखो, i इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, देखो सर? ऐसा भी पॉसिबल है। हाँ, सर वो परपेंडिकुलर है ना दोनों लाइन? कौन सी दोनों लाइन? सर वो जो एक्सटेंड किया आपने इंसिडेंट रे को और जो रिफ्लेक्टेड रे है। नहीं नहीं, नॉट नेसेसरली, वो ऐसा अपीयर हो रहा है बिकॉज ऑफ डायग्राम, नॉट नेसेसरली। एनी अदर एंगल, कुछ और ले लो एंगल, चेंज कर दूं क्या? वो ऐसा अपीयर हो रहा है, नॉट नेसेसरली, कुछ और एंगल भी हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है ना? ओके सर। इट इज ऑलवेज 180 माइनस 2i। देखो सपोज ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई लाइट रे जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, तो उस केस में हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे? सपोज ये लाइट रे जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, व्हाटएवर,
तो कभी में ऐसा होगा कि टोटल डेविएशन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेविएशन की बात आई है तो यही समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले उसका सबसे पहले वाला डायरेक्शन बनाओगे, फर्स्ट डायरेक्शन, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, उसको थोड़ा सा स्लाइटली एक्सटेंड कर देना। सिमिलरली जो उसका दूसरा वाला डायरेक्शन है उसको स्लाइटली एक्सटेंड कर देना। सिमिलरली उसका जो थर्ड वाला डायरेक्शन है उसको भी स्लाइटली एक्सटेंड कर देना। ये क्लियर है जो स्टेप लिया मैंने? अब फर्स्ट डेविएशन कितना है? तो फर्स्ट डेविएशन उसका ये वाला एंगल होगा, लेट्स से वी कॉल इट डेल्टा 1। सेकंड डेविएशन इधर से इधर चला गया है तो इट इज कॉल्ड डेल्टा 2। एंड थर्ड डेविएशन इधर से इधर आ गया तो इट इज डेल्टा 3। तो व्हेन वी से टोटल डेविएशन और नेट डेविएशन, तो इसका मतलब होता है कि हमें सारे डेविएशंस को कंसीडर करना है। अब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, यहां पे हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लॉजिकली। क्या लगता है मेरा फिगर देख के, कौन कौन से डेल्टा ऐड होंगे, कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा, या तीनों ऐड होंगे? केयरफुली। सर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ऐड होगा और डेल्टा 2 और 3 शायद माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 3 माइनस डेल्टा 2। यस, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 3 एंड माइनस डेल्टा 2। देखो इसको ऐसे देखो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो डेल्टा 1 कैसा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? इट इज एंटी क्लॉकवाइज। डेल्टा 3 इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, बट डेल्टा 2 इज क्लॉकवाइज। तो देखो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो ध्यान रखेंगे ही कि बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा, तो और सेम डायरेक्शन वाले ऐड होंगे। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 3 किया है एंड माइनस डेल्टा 2। बोलिए, किसी को डाउट है? क्लियर हो गया पॉइंट ये? क्लियर सर। ओरिजिनल डायरेक्शन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे और फिर ये एंगल मेजर करेंगे। ये ध्यान रखना। गलती क्या होती है? गलती होती है कि हम यही वाला एंगल मेजर कर लेते हैं, वो गड़बड़ है। क्यों भाई? दिस इज नॉट डेल्टा। डेल्टा निकालने के लिए क्या करना होगा? वो जो डायरेक्शन है उसको एक्सटेंड करना होगा, तो एक्सटेंड करना नहीं भूलना। बोलिए। सर हाँ, अगर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्लॉकवाइज होते तो वो दोनों को ऐड करते थे। मतलब कोई मतलब क्लॉकवाइज वाले एक साथ, एंटी क्लॉकवाइज वाले एक साथ, फिर जो बड़ा होगा उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी तो कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास ना। हाँ ठीक है ना? देन पॉइंट नंबर सी में रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड मिरर। रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड मिरर। तो इसके लिए मैं फिर से यही वाला डायग्राम कॉपी कर लेता हूं। रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड मिरर। सपोज इन फर्स्ट फिगर मिरर इज फिक्स्ड। हम लोग मिरर को नहीं छेड़ रहे हैं, मिरर वैसे का वैसा है। एंड ये जो इंसिडेंट रे है और इधर हो गई रिफ्लेक्टेड रे। सपोज अगर मैं ये बोलूं दैट इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मिरर अपनी जगह फिक्स है, मिरर इज फिक्स्ड, इंसिडेंट रे रोटेट्स बाय एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज, then what will happen to the reflected ray? Sir, it will also rotate with हाँ It will also rotate where and with how much angle? थीटा सर। Theta. Theta. In which Clockwise. direction? Clockwise or anti-clockwise?
क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज थीटा। तो ये बात हमने ऐसी लॉजिकली बता दी। डाउट है किसी को तो बताइए, एक्सप्लेन करो। यस सर। यस सर। डाउट है? देखो, अगर हम इसको थीटा रोटेट करेंगे तो इसका नया एंगल क्या हो जाएगा? इसका नया एंगल हो जाएगा आई प्लस थीटा। बोलिए यस और नो। तो जितना एंगल इंसिडेंट रे का है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे का भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल आई प्लस थीटा करने के लिए इसको हमें किधर ले जाना पड़ेगा? इसको हमें थीटा इधर बढ़ाना पड़ेगा। देखो, अगर इंसिडेंट को हम एंटी क्लॉकवाइज थीटा ले गए तो उसका एंगल नॉर्मल के साथ एंगल क्या हो जाएगा? आई प्लस थीटा। तो वही सेम एंगल रिफ्लेक्टेड का भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड का एंगल आई प्लस थीटा होने के लिए रिफ्लेक्टेड को किधर जाना चाहिए? तो उसको क्लॉकवाइज जाना चाहिए थीटा। क्लियर है? और अब ये बात ध्यान रखना कि इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम इसको Sir? ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। सर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे में हमेशा 90 डिग्री बनेगा, मतलब ऐसा है तो? नहीं बेटा, नहीं 90 नहीं है, वो मेरे डायग्राम में तुमको ऐसा अपीयर हो रहा है। 90 जरूरी है क्या? आई पे डिपेंड करेगा ना। एंगल आई पे I को डिपेंड 30 करेगा। देखो। आई को 45 लोगे तो 90 बनेगा, अदर देन दैट नहीं होगा 90। दिस एंगल इज 90 ओनली इफ आई इज 45। एंड व्हाट इज आई? आई कैन बी एनी एंगल। यस सर। एक और बात याद रखना कि अगर इसी तरह से ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो ये भी ओमेगा से ही रोटेट होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई। मान लो वो रोटेट हो रही है 2 रेडियन पर सेकेंड, तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगी बाई 2 रेडियन पर सेकेंड, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। बोलिए, ठीक है? कोई डाउट? पॉइंट नंबर 2, मैं थोड़ा अलग फिगर बनाता हूं, तुम कंफ्यूज हो रहे हो 90 से। ठीक, सपोज दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज ऑल्सो आई। इस बार हम लोगों ने सेकेंड केस में इंसिडेंट रे को हम लोग फिक्स रख रहे हैं। इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड। और इस बार हम लोग मिरर को रोटेट करने वाले हैं। तो ये बताओ कि अगर हम मिरर को क्लॉकवाइज थीटा रोटेट करते हैं तो नॉर्मल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वहीं रहेगा या ये भी रोटेट हो जाएगा? रोटेट होगा सर। रोटेट हो जाएगा इधर रोटेट होगा थीटा डिग्री से। क्लॉकवाइज, ये भी इधर जाएगा थीटा क्लॉकवाइज। ठीक, ध्यान से देखना। तो अभी बताओ कि अगर नॉर्मल थीटा इधर चला गया क्लॉकवाइज, तो ये जो नया वाला नॉर्मल होगा, न्यू नॉर्मल, तो न्यू नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल होगा? आई प्लस थीटा। आई प्लस थीटा होगा। अच्छा, न्यू नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल होगा? आई माइनस थीटा। आई माइनस आई थीटा। वेरी प्लस गुड। और प्लस होना कितना चाहिए एंगल? एक्चुअली कितना होना चाहिए? अगर आई प्लस incident थीटा ना। होना चाहिए आई प्लस थीटा, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका न्यू नॉर्मल के साथ कितना एंगल होना चाहिए? होना चाहिए प्लस आई थीटा। प्लस थीटा। और है कितना? आई माइनस थीटा। तो इसको कितना रोटेट होना पड़ेगा टू बैलेंस इट? 2 थीटा। ऐड करना चाहिए इसमें, कितना ऐड करना चाहिए इसमें? 2 थीटा। 2 थीटा। ये पॉइंट एक बार ध्यान से देख लीजिए भाई। इफ मिरर रोटेट्स बाई थीटा, रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाई 2 थीटा इन द सेम डायरेक्शन। सर जब इंसिडेंट एंगल चेंज होगा तो रिफ्लेक्टर पे फर्क नहीं पड़ेगा उससे?
इंसिडेंट एंगल चेंज होगा तो रिफ्लेक्टेड पे चेंज होगा ना, कर तो दिया चेंज। ये 2 थीटा, सर वो भी आई प्लस थीटा होना चाहिए ना, मतलब सेम है तो फिर। हाँ सेम होना चाहिए, सेम ही होगा। सर ये तो आप बता रहे 2 थीटा से। तुमने बीच में मेरी बात बीच में छोड़ दी ना, इसलिए फिर से सुन लो एक बार ध्यान से, फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, तुमने बीच में तुम मिस कर गए। देखो मैंने ये बोला सबसे पहले कि मिरर अगर थीटा से रोटेट हो रहा है तो पहला पॉइंट मेरा ये था कि नॉर्मल कितना रोटेट होगा, तो नॉर्मल भी थीटा रोटेट होगा। अब तुम इस नॉर्मल को भूल जाओ, नया वाला नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये जो न्यू नॉर्मल है, तो न्यू नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल होगा, आई प्लस थीटा। और न्यू नॉर्मल और न्यू रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, तो ये एंगल भी होना चाहिए। जब बोल रहा हूं तभी माइक अनम्यूट करो, नहीं तो इतना बैकग्राउंड में शोर है आप लोगों के, कैसे पढ़ रहे हो। न्यू नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल होगा, तो ये वाला एंगल होगा आई माइनस थीटा। होना क्या चाहिए, आई प्लस थीटा। तो इसको कितना एंगल रोटेट होना पड़ेगा, तो ये एंगल 2 थीटा होना चाहिए ना। हाँ सर समझ गया। समझ गए ना। और अब याद रखना, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है। सिमिलरली अगर मिरर ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से रोटेट होगी, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड। ये 2 ही केस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रोटेशन ऑफ मिरर। बोलिए। समझा सर। समझ गए ना। अभी आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, और इस पे फिर हम लोग एग्जांपल्स फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। जितना किया है आज उसको ठीक से अच्छे से रिवाइज कर लेना। जब थोड़ा सा इसके बारे में सोचोगे तो और कुछ डाउट भी आएंगे, ठीक है ना। क्या हेलो सर, हाँ बोलिए। नोट्स मिलेगी क्या इसकी? नोट्स एक सेकेंड।